को लेके जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है मैम। जनजाति सांस्कृतिक समागम, ये इसको एड्रेस किया यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह उन्होंने। और इन्होंने ये न्यू दिल्ली में जो ये है हुआ ये संगम। और ये बिरसा मुंडा का जो 150th बर्थ सेलिब्रेशन चल रहा है उसी के उस पे जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इन्होंने कहा कि ये जो जनजाति समागम है ये आगे आने वाले साल में इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन दिया जाएगा एज अ कुंभ ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। और इन्होंने कहा कि इंडिया का जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, इनका जो कल्चरल हेरिटेज है, इसको प्रिजर्व करने के लिए सरकार काफी काम कर रही है, कमिटेड है ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। और इन्होंने कहा कि ये जो जनजातीय सांस्कृतिक समागम होता है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो भी रिच ट्रेडिशंस हैं, आर्ट एंड कल्चर है, वेरियस ट्राइबल ग्रुप्स के, उनको जो है वो दिखाया जाता है। और ये भगवान बिरसा मुंडा की जो एक लेगेसी है उसको जो है वो ट्रिब्यूट इसमें पूरा दिया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर रहेंगे एग्जाम में। और ये 1875 से 1900 तक थे। ये भारत के जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है उसके की फिगर थे। इन्होंने मुंडा रिवॉल्ट या उलगुलन जो है वो इसको शुरू किया गया था। ब्रिटिशर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन होता था, जो उनके लैंडलॉर्ड्स थे, उनके द्वारा जो ट्राइबल कम्युनिटीज का, उसके अगेंस्ट इन्हें रिवॉल्ट जो है वो किया था। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी होती है 15 नवंबर को। तो इसे जो है वो जनजातीय गौरव दिवस या ट्राइबल प्राइड डे के तौर पे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। काफी सारे इवेंट्स जो है वो पूरे साल इस बार ऑर्गेनाइज किए गए ट्राइबल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। और कुंभ टर्म जो है वो दिया गया है, मतलब कुंभ मेले से है इसमें। जैसे कि हर साल 12 साल पे जो है वो कुंभ लगता है। और इसमें भी जो है वो कल्चरल एस्पेक्ट्स को जो है पूरा इसमें दिखाया जाता है। लोग नहाते हैं, जाते हैं अपना हर जगह। 4 महाकुंभ जो है वो लगते हैं। तो इसी तरह से जो जनजातीय लोगों का विकास के लिए, इनको और आगे बढ़ाने के लिए जो है वो जनजातीय कुंभ जो है वो इसको टर्म एक दे दिया गया है। फिर 79th कैंस फिल्म फेस्टिवल ये कंक्लूड हो गया। फ्रांस में ये फिल्म फेस्टिवल चलता है, हर साल ये होता है। और ये काफी प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल माना जाता है। इसमें काफी सारी सारी जो फिल्म्स वगैरह हैं उनको दिखाया जाता है। और इसमें इस बार एक मूवी है सॉन्ड, जो कि इसको काफी एडमिरेशन मिला है। और ये एक रोमानियन डायरेक्टर की फिल्म है, क्रिश्चियन मुंगियो। और इसको जो है वो अभी अवार्ड मिला। और ये ऐसे 10th फिल्म मेकर हो गए हैं जिन्हें जो है वो पाम डी और जो है वो टॉयस मिला। इसके पहले भी इन्होंने ये अवार्ड जीता था अपनी मूवी के लिए 2007 में। इनकी मूवी थी 4 मंथ्स 3 वीक्स एंड 2 डेज के लिए। फिर जो इसका सेकंड प्राइज होता है कांस फिल्म फेस्टिवल का, ये मिनोटॉर इसको मिला। और इसमें जो है वो रशिया वॉर जो है वो भी जो चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, उसमें इसमें सारी चीजों को दिखाया गया है। फिर इसके अलावा कैमरा दी और कैंस, ये जो है वो फिल्म अवार्ड ये मिला है मैरी क्लेमेंटाइन को। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें जो जो अवार्ड्स हैं वो इम्पोर्टेंट रहेगा। जो मेन है, जो टॉप ऑर्डर है पामर डियोर, ये इम्पोर्टेंट रहता है। जो टॉप ऑर्डर वाली जो वो रहती हैं अवार्ड्स, उनके बारे में जो है वो पूछ दिया जाता है। या कांस फिल्म फेस्टिवल मतलब ये कहाँ होता है, ये पता होना चाहिए हमें। कभी भी इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। फिर अभी ऑल ओवर इंडिया अगर हम बात करें तो हीट वेव कंडीशन चल रही है। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट जो 5 डेज हैं, या इसमें जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ रीजन, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यहाँ पे काफी सीवियर हीट देखने को मिलेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा और 50 डिग्री पार होने की जो है वो एक आशंका जताई जा रही है। और साउथ की बात करें तो साउथ में जो है वो मॉनसून जो है वो कल से उम्मीद है कि केरला कोस्ट पे जो है वो आ जाएगा। हैवी रेनफॉल जो है वो अ, इसको जो है वो आईएमडी आईएमडी ने एस्टिमेट किया है कि होगा असम, मेघालय,
वेस्ट बंगाल, सिक्किम में आज। तो ये सारी सिचुएशन है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो पूरा देखता है कि क्या है, बताता है, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरह से क्या-क्या सिचुएशन होती है। साउथ वेस्ट मॉनसून टिपिकली इंडियन मेनलैंड से टकराता है 1 जून को, लेकिन इस बार जो ये प्रेडिक्शन है कि पहले ही आ जाएगा। पिछले साल भी जो है वो मॉनसून कुछ टाइम पहले ही आ गया था और हीट वेव की कंडीशन काफ़ी है और जो नॉर्मल है उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडिंग टेम्परेचर जो है, तो जो क्लाइमेट चेंज है और जो इसकी वजह से ग्लोबल अगर हम देखें तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस बार ला नीना का भी ईयर जो है वो है, तो इस बार आशंका जताई जा रही है कि अल नीनो का ईयर है, तो इस बार आशंका जताई जा रही है कि और भी ज़्यादा जो है वो सीवियर हीट कंडीशन होंगी। मॉनसून पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि जब भी अल नीनो का ईयर रहता है, तो उस टाइम इंडियन मॉनसून सिस्टम जो है वो उसकी वजह से काफ़ी अफ़ेक्ट होता है। फिर अभी इबोला का भी काफ़ी जो है वो आउटब्रेक है और डब्ल्यूएचओ ने इसको एक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो घोषित कर दिया गया है। और इनका स्ट्रेन मतलब है ये बुंडी बुग्यो वायरस स्ट्रेन, इसको जो है इसके जो आउटब्रेक को इन्होंने हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, युगांडा में और बाकी जो और कंट्रीज हैं यहाँ पे भी जो है वो जो गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने कहा है कि इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए। सिटीजन्स को कहा जा रहा है कि आप अवॉइड करिए नॉन एसेंशियल ट्रैवल जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज में जैसे कि युगांडा है, कॉन्गो है, साउथ सुडान है, यहाँ पे मत जाइए क्योंकि ये वायरस काफी फैला हुआ है और एडवाइजरी जारी की गई है कि एक्सपोजर जो है वो कम हो और इंडिया की तरफ जो भी आ रहे हैं लोग उनको भी जो है वो एक पूरा इसमें ध्यान दिया जा रहा है कि इनको क्वारंटीन किया जा रहा है कि आगे फर्दर ये जो डिजीज है वो एस्केलेट ना हो और एबोला वायरस काफी डेडली डिजीज होती है। इसका टाइम टू टाइम जो है वो आउटब्रेक होता है और बेसिकली जो है ये आपका जो युगांडा है, कॉन्गो है, इन सब जगहों पे जो है वो ज़्यादा पूरा इसका रहता है। लेकिन इसके ये चूँकि ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से भी फैलता है तो इसको लेके ज़्यादा जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है? तो एबोला डिज़ीज़, वायरस का नाम, ये सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट रहेंगी। साथ में साथ जो इनका जो कंट्रीज़ हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ जहाँ पे ये ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन भी एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है? तो ये है। फिर फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल 75th एडिशन इसका कल हुआ और ये फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इनिशिएटिव इसमें काफी पार्टिसिपेशन हुआ है और इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 2023 में ये लॉन्च हुआ एक फिट इंडिया मूवमेंट का ये पार्ट है और इसमें फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2019 में। इसमें जो फिजिकल फिटनेस है, जो स्पोर्ट कल्चर है, उसको बेहतर करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए इस तरह के इवेंट जो है वो चलाए जा रहे हैं। और हमारा जो 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो इंडिया में होगा। ठीक है? तो इसी वजह से अभी इसको जो है ये भी गुजरात में के अहमदाबाद में इसको किया गया है। और इसके अलावा हम जो आगे आने वाले टाइम में ओलंपिक्स है 2036 का उसके लिए भी इंडिया बिडिंग कर रहा है। तो हमारी कोशिश है कि मतलब हम वहां तक भी जो है वो अचीव कर लें, इसका बिडिंग हमें मिल जाए ताकि इंडिया में ही जो है वो इवेंट्स कराए जाएँ। ठीक है? तो फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इस तरह के इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। और ये जो अभी इवेंट हुआ है, इसका थीम था अ न्यू आइकन फॉर फिटर इंडिया पेडलिंग टू 2030। ठीक है? तो ये है। फिर एक ऐसे इन्फॉर्मेटरी आर्टिकल था कि कैसे अर्ली चाइल्डहुड में या हैंडराइटिंग के क्या डेवलपमेंट स्टेजेस जो हैं वो रहते हैं। जैसे कि 2 साल के बाद बच्चे जो हैं वो थोड़ी-थोड़ी स्क्रिबलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं क्रेयॉन्स वगैरह से, ठीक है? तो एक इनका ये जो ग्रैस्प होता है हाथों को, उँगलियों को पकड़ने का उसको पावर ग्रैस्प कहा जाता है और बच्चों में जो उनका फोर आर्म होता है 2 से 3 साल के में आते-आते वो पूरी तरह से उसको रोटेट करने लगते हैं। पेंसिल्स को फिंगर से अपना जो है वो पकड़ लेते हैं। 3 टू 4 ईयर में जो ग्रास्प है ये बेहतर तरीके से डेवलप होता है। तो और इसके बाद जो बच्चे हैं वो स्ट्रेट लाइन वगैरह बना लेते हैं, सर्कल बना सकते हैं इनकम्प्लीट, ठीक है? फिर 4-5 साल आते-आते जो ग्रिप है वो और फर्दर इम्प्रूव करती है।
थ्री फिंगर होल्ड बन जाता है थंब, इंडेक्स और मिडल फिंगर का, जिनकी वजह से ज्यादातर लॉन्ग पीरियड्स तक जो है वो राइटिंग जो है वो किया मतलब होती है। लेकिन अगर लंबे समय तक बच्चों में राइटिंग कराई जाए तो उससे उनके हाथ में पेन होता है, एल्बो और शोल्डर पे भी जो है वो इफेक्ट होता है। ठीक है। और अभी यूएस का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, तो इन्होंने कहा कि 3 साल का बच्चा जो है सर्किल ड्रॉ कर सकता है, और शोल्डर इनका फ्रीली रोटेट होता है, रिस्ट मूवमेंट वगैरह जो है वो आ जाता है। और इसमें एकदम कहा गया है कि जो अपर किंडर गार्डन होते हैं उसमें जो है वो अटेम्प्ट करवाना चाहिए कि हाँ बच्चों को लिखे। प्रॉपर हैंड राइटिंग जो है वो, अगर देखा जाए कि प्रॉपर ग्रिपिंग कब बनती है तो 5 इयर्स के बाद ही बनती है। तो इस पे फोकस होना चाहिए कि 5 साल के बाद बच्चों को जो है वो लिख सकते हैं वो बेहतर तरीके से, तो बहुत प्रेशर जो है वो नहीं करना चाहिए। फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है चाइल्ड के उसमें, और फिर आगे फर्दर उनका कैसा वो रहता है इस पे काफी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है मतलब ये। और हैंड राइटिंग के लिए रेडीनेस है कि नहीं, रेडनेस है बच्चे में, तो बच्चा तैयार है, लिख सकता है कि नहीं, इसके लिए कुछ कुछ टूल्स टेक्नोलॉजी है जिनके थ्रू इसको असेस किया जाता है, जैसे कि वेरी बुक बुक टीनिका डेवलपमेंट टेस्ट है। ये विजुअल मोटर इंटीग्रेशन जो है वो टेस्ट होता है कि बच्चा देख के लिख पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ग्रेस्पिंग कैसी है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसा है, क्या वो चीजों को देखता है, विजुलाइज करता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपना हाथ जो है वो हिला सकता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो जैसे हमारा जो एनईपी है, इसमें अब फोकस किया जा रहा है कि फाउंडेशनल लिटरेसी को भी और बेहतर किया जाए, न्यूमरेसी को भी, मतलब प्ले बेस्ड लर्निंग हो। ये जरूरी नहीं है कि खूब लिखना पढ़ना ही हो, लेकिन प्ले वे में ही जो है वो बच्चों को एक सिंपल जो है वो आपका मैथ्स, सिंपल जो है वो इंग्लिश, ये सारी चीजें जो है सिखाई जाए, जो कि जो डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हो, ताकि बच्चे पे अननेसेसरी का जो प्रेशर है वो ना क्रिएट हो, और फर्दर उनके डेवलपमेंट पे कोई उसका निगेटिव इफेक्ट ना पड़े। फिर अभी मैंने जैसे बताया था कि जनजातीय सांस्कृतिक समागम हुआ न्यू दिल्ली पे, तो यहाँ पे होम मिनिस्टर ने कहा है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको यूसीसी के एम्बिट से बाहर रखा जाएगा। और इन्होंने कहा कि कोई भी मतलब प्रोविजन जो है वो ऐसा नहीं रहेगा जो कि ट्राइबल राइट्स के ऊपर जो है जिनका इफेक्ट जो है वो पड़े। तो ये इन्होंने एश्योर किया कि हाँ जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये ट्राइबल कम्युनिटीज पे लागू नहीं करेगी गवर्नमेंट अभी। और ये काफी एक लॉ पुराना जो है वो एक कह लो कि यूसीसी को लागू करना है कि नहीं करना है, इस पे काफी सारा जो है वो बहस होता रहता है, डिस्प्यूटेड ये रहता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, अगर यूसीसी की बात करें तो आर्टिकल 44 के तहत जो है वो है कि गवर्नमेंट जो है वो यूसीसी को जो लागू करे। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा सिटीजन्स के लिए, और सब जितने भी पर्सनल लॉज वगैरह हैं, इनको ये रिप्लेस करेगा जो कि रिलीजन के बेस पे होते हैं, और हर व्यक्ति के लिए एक कॉमन जो है वो लॉ रहेगा। और जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो काफी डिस्टिंक्ट होती है, उनका एक पूरा अलग एरिया रहता है, उनके काफी अलग कस्टम लॉज रहते हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये है कि मतलब इनको जो है वो इस चीज से अलग रखा जाएगा। ठीक है, और अगर हम देखें तो ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करने के शेड्यूल 5th है, शेड्यूल 6th है, साथ ही साथ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996 या पैसा एक्ट है, जिनके तहत इनके जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करने का काम सरकार जो है वो करती है। तो ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि यूसीसी ट्राइबल्स पे नहीं लागू होगा। फिर एक आर्टिकल है, इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 124A। और जो सेक्शन 124 ए है, ये सेडिशन लॉ है अंडर इंडियन पीनल पीनल कोड, और ये काफी पुराना है, 1898 का है, ब्रिटिशर्स के टाइम का है। और इसके तहत जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता था या पनिशमेंट दिया जाता था यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो कोई बात कहता है और करता है तो। और ये जो तो अभी 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक रिवाइव किया है प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 124A जो कि सेडिशन से रिलेटेड है। अभी अगर हम बात करें तो जो इंडियन पीनल कोड है ये जो है वो रिपील कर लिया गया है। ठीक है। और जो अगर हम बात करें तो हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है ये लागू हुआ था 2023 में।
और इसको जो है वो इसीलिए लाया गया था कि ये जो पुराना है आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड जो है वो उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है? और इसमें कोई डायरेक्ट सेडिशन प्रोविजंस जो है वो नहीं लाया गया। लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता है इसका 152 सेक्शन है, ये पेनलाइज करता है ऐसे एक्ट्स को जिसके से सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी पे जो है वो खतरा आए, और ये क्रिटिसाइज करता है, मतलब एज ए पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट फॉर, मतलब सेडिशन ना लेके इसको जो है वो उसका एक सब्स्टिट्यूट जो है वो माना जा सकता है। तो अब इसमें कैसे फर्दर जो है वो चीजें करती हैं, अभी बहुत क्लियर नहीं है, अभी इस पे डिसीजन जो है होना बाकी होगा। और अगर हम बात करें तो अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन से रिलेटेड जो भी चार्जेस लगते थे इस आर्टिकल के तहत, इसको जो है वो 11 मई 2022 को जो है वो फ्रोज कर दिया गया था कि इसका जो है वो कोई मिसयूज नहीं होगा, और पुराने जो है लॉज उनके आधार पे इनका जो है वो चीजें नहीं होंगी। लेकिन अभी ये 21 मई का इसमें क्लैरिफिकेशन है कि जो एक्यूज्ड पर्सन्स हैं वो क्या चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक जो है वो कोर्ट में जो केसेस वगैरह हैं वो सेडिशन के चार्जेस के बेसिस पे जो है वो पेंडिंग रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट करता है, फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री स्पीच, एक्सप्रेशन, पर्सनल लिबर्टी, लाइफ और इक्वालिटी बिफोर लॉ का। तो अब इस पे जो है वो अभी जो है वो सुनवाई होगी, और इसमें फिर फर्दर जो भी कोर्ट का आएगा कि हाँ कैसे इसमें जो है वो चीजें और होंगी। तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है और चैलेंज है इसमें, तो अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या चीजें होती हैं। फिर ईरान ने कहा है कि ये वर्ल्ड कप बेस कैंप जो है वो यूएस से मेक्सिको शिफ्ट करेंगे। और वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल का जो फीफा वर्ल्ड कप होता है ये 26 में होगा, और यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको में होना है इसको। इसको अप्रूवल मिला है फीफा से, ठीक है? और ये जो फीफा वर्ल्ड कप 26 है ये फर्स्ट एडिशन है, जो कि 3 नेशंस इसको जो है वो इनमें होगा। और 48 इसमें जो है वो कंट्रीज वो पार्टिसिपेट करेंगी। तो इंडिया, अरे ईरान और यूएस जो है इनके बीच में वॉर चल रहा है, वेस्ट एशिया पूरे क्राइसिस चल रही है। तो इसको देखते हुए, अपने जो प्लेयर्स हैं उनकी सेफ्टी को देखते हुए उन्होंने कहा है कि हम यूएस अपनी टीम को जो है वो नहीं भेजेंगे। ये भी बातें हो रही हैं कि जो मैचेस ईरान के यूएस में होने हैं उनको अदर कंट्रीज, मतलब कनाडा और मैक्सिको में जो है वो शिफ्ट किया जाए, ठीक है? तो अब इसमें आगे देखना होगा कि क्या चीजें और होती हैं, क्योंकि यूएस की तरफ से भी कहा गया है कि अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए जो प्लेयर्स हैं वो यूएस में ना आए। फिर लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स, इनमें अमेंडमेंट किया गया है, और जीएटीसी का स्कोप बढ़ाया गया है गवर्नमेंट अप्रूव टेस्ट सेंटर्स का। तो अभी कल डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत, और इन्होंने लीगल मेट्रोलॉजी गवर्नमेंट अप्रूव टेस्ट सेंटर रूल्स इसको जो है वो अमेंड किया है। और इंडिया का जो लीगल मेट्रोलॉजी इकोसिस्टम है उसको और बेहतर करने पे फोकस जो है वो किया जा रहा है। इसमें जो वेरिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वेट्स के लिए और मेजर्स के लिए, उसका एक्सपेंशन किया गया है। और जो की अमेंडमेंट किए गए हैं इसमें ये किया गया है कि जो गवर्नमेंट अप्रूव टेस्ट सेंटर्स हैं इनका एक्सपेंशन होगा, इसमें वेरिफिकेशन और रीवेरिफिकेशन होगा एडिशनल फ्यूल डिस्पेंसिंग सिस्टम्स का। जो अभी नए नियम आए हैं उसके मुताबिक 5 कैटेगरीज ऑफ डिस्पेंसिंग सिस्टम इनको ऐड किया गया है लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में, जो कि जीएटीसी के द्वारा जो है इनको वेरीफाई कराया जाएगा। इसमें जैसे कि डिस्पेंसर्स की बात कही गई है, पेट्रोल डीजल डिस्पेंसर, सीएनजी डिस्पेंसर, एलपीजी डिस्पेंसर, एलएनजी डिस्पेंसर और हाइड्रोजन डिस्पेंसर्स को इंक्लूड किया गया है। तो जो जीएटीसीज होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेरिफिकेशन सर्विसेज में, कि क्या वेट और मेजर जो है वो होना चाहिए पूरी कंट्री में। तो माना जा रहा है कि इन रूल्स के अमेंडमेंट होने से इनका जो पोजीशन है वो और बेहतर होगा। और जो लीगल मेट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा फील्ड है जो कि देखता है कि कैसे जो है वो ट्रेड में पूरी एक फेयरनेस रहे, एक्यूरेसी रहे, इश्यूज ना हो कि हाँ क्या चीजें हैं, और ग्लोबल जो क्राइटेरिया है उन्हीं के बेसिस पे ये चीजें जो है वो रही। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेन, इन्होंने पब्लिकली कहा है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होने चाहिए जो यूएस और ईरान के बीच में जो है
प्रोसेस जो प्रॉब्लम चल रही है इसको कहीं न कहीं जल्दी तरीके से जो है वो सही किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स हैं, डीज़ल है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो अ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ के थ्रू ये जो है वो आते हैं, तो ये एक चोक पॉइंट है। ये चूँकि बंद है तो इस वज़ह से काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो हो रही हैं। कहीं न कहीं इसको अगर जल्दी से सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो आगे आने वाले टाइम में वर्ल्ड में जो सिचुएशन है वो और भी जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। और अभी डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने अनाउंस किया है, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि अभी बातचीत हो रही है और ज्यादा निगोशिएशन किए जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें इन्होंने कहा है कि क्या बातचीत हो रही है, क्या इसके फाइनल एस्पेक्ट रहेंगे, ये आगे आने वाले टाइम में जो है वो पता जो है वो चलेगा। और कैसे स्टेट को खोला जाए। ईरान का कहना है कि हम अपनी सॉवरेनिटी पे जो है वो नहीं करेंगे। हम अपने जो उनका जो एक न्यूक्लियर एजेंडा है, इसके तहत वो एक उनका कहना है कि हमारा ये राइट है, सॉवरेन राइट है कि हम जो है वो पीसफुल यूज़ के लिए करें। बट यूएस का है कि जो यूएस का कहना है कि ईरान एनरिचमेंट कर रहा है, इसकी वजह से जो है वो इश्यूज़ हैं। तो कहीं न कहीं ये काफ़ी जो है वो टेंस सिचुएशन है और देखना होगा कि अब इस पे क्या आगे चल के चीज़ें होती हैं। फिर अभी यूनाइटेड स्टेट ने फिर कहा है कि जो रशियन सी बॉर्न ऑयल जो है, इसको ये फिर से रेस्ट्रिक्ट करेंगे, टाइट करेंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। ठीक है, और यूक्रेन से जो है वो रशिया का वॉर चल रहा है 2022 से ही, तो उसके बाद से रशिया पे काफी सारे सैंक्शन लगाए। और अभी इंडिया को भी जो है वो रशिया जो है वो टाइम टू टाइम यूएस कहता था कि आप रशिया से ऑयल परचेज ना करो वरना हम आप पे टैरिफ लगाएंगे। और टैरिफ इन्होंने पूरा जो है वो लगाया भी। फिर जब नया क्राइसिस शुरू हो गया वेस्ट एशिया में, तो इन्होंने कहा कि हम अलाउ करते हैं इंडिया को कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल ले सकती है। तो इसको लेके काफी विवाद भी हुआ था। ठीक है, क्योंकि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है और इंडिया जिससे भी चाहे वो अपना जो अपनी एनर्जी नीड्स को फुल करने के लिए हम किसी भी कंट्री से परचेज जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक काफी इशू है। और इंडिया के लिए एनर्जी सेक्टर में काफी सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि इंडिया रशिया से काफी मात्रा में जो है ऑयल और जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनको जो है वो परचेज करता है। तो देखना होगा कि इसमें इंडिया कैसे अपना वो करता है। अभी की जो सिचुएशन है वो एक तरह से जियोपॉलिटिकल शॉक है, क्योंकि काफी इनस्टेबिलिटी है अक्रॉस एशिया। हमें पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, ये एक चोक पॉइंट है, यहाँ से मेजर ऑयल ट्रांजिट होता है। और इंडिया को सबसे ज्यादा इफेक्ट इसलिए पड़ रहा है कि इंडिया जो अपना 90% जो क्रूड ऑयल है इसको इम्पोर्ट करता है। ठीक है, वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर हैं हम। एनर्जी कंजम्पशन हमारे यहाँ ज़्यादा है, प्रोडक्शन हमारे यहाँ उतना नहीं है, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है। और अभी तक इंडिया जो है वो जब से वॉर शुरू हुआ है तब से लगातार इंडिया ने काफ़ी जो है ऑयल जो है वो लार्ज वॉल्यूम में रशिया से क्रूड ऑयल लिया। बट पिछले 6 महीनों में जब से यूएस और इंडिया का डील हुआ है तब से जो है वो प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। और यूएस कहीं न कहीं एक चैलेंज पोज़ कर रहा है इंडिया को कि अगर आप रशिया से तेल खरीदते हो तो हम आपके ऊपर और सैंक्शंस लगाएँगे। तो इंडिया के लिए सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी चैलेंजिंग है। इनको पूरा एक सॉर्ट आउट करना होगा कि जो वल्नरेबल सिचुएशन है उसमें हम किस तरह से चीज़ें करें। और अगर कोई और फर्दर एस्केलेशन होता है, जैसे और अगर विवाद बढ़ता है या क्राइसिस और लंबी खींचती है, तो सीधा असर होगा, हमारा जो सप्लाई है ये कम होगा, हमारी जो शिपिंग कॉस्ट है वो बढ़ रही है, डिले डिलीवरी होगी, तो उसकी वजह से इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं। तो जो भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, इनका कहना है कि आगे आने वाला टाइम और भी क्रूशियल रहेगा और भी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। ठीक है? अभी जैसे यूएस ने कहा है कि ये भी कोई रश में नहीं है कि हाँ कोई डील हो जाए। और एक तरह से एक जो ब्लॉकेड है वो फिलहाल अभी चलेगा, निगोशिएशंस हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन अब देखना होगा कि अभी क्या चीजें निकल के आती हैं। ये चाइना ने अनाउंस किया है कि इनके एस्ट्रोनॉट्स हैं और ये शेंजोउ 23 क्रूड मिशन के लिए जा रहे हैं। और ये इनका लॉन्च होगा ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है नॉर्थ वेस्टर्न चाइना। ठीक है, और ये सेंजो प्रोग्राम जो है वो है, ये चाइना का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इनिशिएटिव है। ये शुरू हुआ था 2003 में। और ये चाइना को ऐसी थर्ड कंट्री बनाता है जिसने इंडिपेंडेंटली अपने
यहाँ से जो ह्यूमन है उसको स्पेस में भेजा। और इनका एक स्पेस स्टेशन भी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अलावा चाइना का एक अलग स्पेस स्टेशन है, तैंगोंग स्पेस स्टेशन, जो कि 2021 से जो है वो ऑपरेशनल है। और यहाँ पे ये काफी सारा रिसर्च और कर रहे हैं, हैबिटेशन बढ़ाने की इसमें बात जो है वो हो रही है। इसके अलावा अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के जो है उनको जो है वो एस्ट्रोनॉट उनको वहां पे भेजेगा, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो अभी जो ये क्रू मिशन जा रहा है इसमें हांगकांग के लाई का यिंग ये हैं, और इसके अलावा चाइना के जू जांगजू और जान जियोयांग, ये लोग जो है वो इस क्रू मिशन में जा रहे हैं। फिर कोविड 19 से एक रिलेटेड एक था, इसमें बताया गया है कि एक वैक्सीन के बारे में, ड्रग के बारे में, कि कैसे ये काफी जो है वो कारगर साबित हुई है। इसका नाम है एंटेसलेरविर। और ये कोविड 19 को जो है वो रोकने में काफी इम्पोर्टेंट हुई है। और अगर हम बात करें तो कोविड फैला उसके बाद काफी उस पर रिसर्च हुआ, जो उसका स्ट्रेन था, और उस पे पूरा एक डिस्कशन भी चला। वायरोलॉजिस्ट ने इसमें देखा कि किस तरह से इसका ये फंक्शनिंग होता है, ये वायरस कैसे अपने आप को बढ़ाता है, ठीक है, क्या क्या इसमें चीजें होती हैं। तो इन्होंने पूरे इसका सीक्वेंसिंग किया। और जो सार्स CoV-2 वायरस है, इसमें इन्होंने कहा कि ये दो प्रोटीजेस से बना होता है। एक होता है मेन प्रोटीएज एम प्रो, और ये ज्यादा कटिंग वगैरह का काम करता है। इसके अलावा होता है पेपेन लाइक प्रोटीएज होता है, जो कि 3 साइड्स पे कट करने का काम करता है, जो भी प्रोटीन चेन होती है इसमें। और इस पे काफी रिसर्च हुआ। और इसके बाद फाइजर एक कंपनी है, इन्होंने पाया कि एम्प्रो प्रोटीएज जो है वो काफी सिमिलर होता है इनका सार्स CoV-1 के से। और इसके बाद इन्होंने एक एंटी इंट्रावेनस ड्रग, जिसको कि PF00835 ये कहा गया, इसको जो है वो इन्होंने बाद में बनाया। फिर इसके बाद निर्मैट्री टिलविर ये जो है वो बनी, और इसके काफी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए। और लेकिन इसके बारे में काफी रिपोर्ट्स आई कि बहुत ज्यादा ये इफेक्टिव नहीं है। फिर इसके बाद एनसिट्रेलविर, इसको जो है वो काफी सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। और इसकी वजह से माना जा रहा है कि जो कोविड का जो इंसिडेंस रेट है इसमें काफी कमी हुई है, 9% गिरावट हुई है। काफी हद तक ये जो ड्रग है ये कंट्रोल कर रही है कोविड वायरस को। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट ड्रग है, जो कि कोविड के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो यूज हो रहा है। और इसको एक वैल्यूएबल ड्रग जो है वो माना जा रहा है। तो इसका नाम हमें याद रखना होगा कि किस किस बीमारी से रिलेटेड है। ये एक ओरल एंटी वायरल ड्रग है, और ये सार्स सीओवी वायरस का जो मेन प्रोटीएज होता है उसको जो है वो टारगेट करता है। और इसको जापानीज फार्मास्यूटिकल कंपनी है शियोनोगी, इन्होंने बनाया है। और ये साइजर की जो कंपनी का जो है ड्रग्स उनसे डिफरेंट है। और इसमें बूस्टर वगैरह जो है वो जरूरत नहीं होती है। तो ड्रग का नाम इम्पोर्टेंट रहेगा, इस तरह से पूछ लिया जाता है कभी कभी। इंडिया एशियन अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप, ये दा नांग वियतनाम में हो रही है। और यहाँ पे जो इंडिया के रेसलर्स हैं उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इन्होंने 8 मेडल्स जो है वो जीते हैं, ठीक है। और एशिया अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप ये काफी डेवलप मेंटर प्लेटफॉर्म है यंग रेसलर्स के लिए अक्रॉस द कंटिनेंट। और इसमें सीरियस लेवल के जो सीनियर लेवल के कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो है वो होते हैं। तो ये वियतनाम में ये प्रतियोगिता चल रही है। फिर गुरिंदरवीर सिंह है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता मेंस 100 मीटर इवेंट में। ये 2026 का एथलेटिक फेडरेशन कप हो रहा है। इन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, 10.09 सेकेंड में ही जो है वो इन्होंने 100 मीटर का जो है वो अचीव कर लिया, ठीक है। तो जैसे कभी कभी नाम भी पूछ लेता है, जैसे जो रिकॉर्ड्स वगैरह बनाते हैं तो उनका किसके नाम पे है, या ये प्लेयर किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था। और आप हमसे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे हमसे कनेक्ट होइए।